नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर फैकल्टी स्कीम के बारे में। हमारे जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था इंस्पायर के अलग अलग कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। हमने SHE कंपोनेंट डिस्कस किया था, इंस्पायर फेलोशिप कंपोनेंट डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंस्पायर फैकल्टी कंपोनेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्पायर फैकल्टी कंपोनेंट क्या है, उसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह से कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके लिए ज़रूरी होते हैं, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें जो अवार्ड है वो किस तरह का अवार्ड आपको मिलता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले इंस्पायर कंपोनेंट के बारे में बताना चाहूँगा आपको। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंस्पायर जो है 2008 में शुरू हुआ था। ये एक फेलोशिप स्कीम है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू की थी। ये कॉलेज लेवल पे भी है, PhD लेवल पे भी है और PhD के बाद भी है। जो PhD के बाद का जो कंपोनेंट है वो है इंस्पायर फैकल्टी कंपोनेंट, और इस वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों ये है कि जो हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट है, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छी रिसर्च कर चुके हैं और इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है बनाया गया है DST इंस्पायर की तरफ से, स्पेशली जो फैकल्टी कंपोनेंट है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक रिसर्चर है जो आउटसाइड इंडिया या इंडिया में बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एक इंडिपेंडेंट पोजीशन देने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम बनाई गई है, और ये जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि जो हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत अच्छा रैंक लाते हैं अपने, उनके जो एकेडमिक्स बहुत अच्छी है, उनकी IIT में बहुत अच्छा रैंक है और उनका ओवरऑल रिसर्च भी बहुत बढ़िया रही है PhD में, तो उनके लिए भी ये कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एज ए इंडिपेंडेंट फैकल्टी बनने के लिए, इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनने के लिए। तो अगला जो है इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि जो इंस्पायर फेलोज हैं, जो PhD में कर चुके हैं, उनको एक वर्टिकल लिफ्ट देना है, उनको एक उनको प्रमोट करना है। जैसे अगर उन्होंने PhD कंप्लीट कर ली है, अगर अच्छी रिसर्च करके वो निकले हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है उनके पास, तो उनको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी देनी है इंडिपेंडेंट फेलो बनने के लिए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें दो तरह की एलिजिबिलिटीज आ जाती है, असेंशियल एंड डिजायरेबल। तो सबसे पहले असेंशियल की बात करते हैं। सबसे पहले यह है कि जो कैंडिडेट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसने PhD की होनी चाहिए साइंस फील्ड में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और रिलेटेड सब्जेक्ट। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से रिसर्च एरिया जो है इंक्लूड होंगे, तो आप DST कांटेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस जो DST इंस्पायर फेलोशिप के लिए रहा है, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से गाइड किया थ्रू आउट द फेलोशिप, तो आप ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि ओवरऑल आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 60% से ऊपर होना चाहिए आफ्टर 12th। तो ओवरऑल जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है क्लास में बहुत अच्छी होनी चाहिए अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद ये असेंशियल में आ गया कि आपका जो है अबव 60% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। PhD अगर आपने सबमिट कर दी है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने वाइवा नहीं कंप्लीट किया है, अगर आपका पेंडिंग है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अवार्ड तभी होगी जब आपको PhD अवार्ड होगी। यानी अगर आपने वाइवा दे दिया है और आपको एक वो टेंटेटिव डिग्री देते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब आते हैं एज लिमिट के ऊपर। एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2020 को इन्होंने बताया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स ऑफ अपर एज लिमिट है। SC ST के लिए आपके पास 35 ईयर है और डिसेबल कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स की एज लिमिट है अप्लाई करने के लिए। और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया असेंशियल में इन्होंने कहा है कि
एक बढ़िया पब्लिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, उनका जो रिसर्च बैकग्राउंड है कैंडिडेट का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसी के बेसिस के ऊपर रिसर्चर की एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, उसकी रिसर्च एबिलिटी को बेसिकली टेस्ट किया जाता है कि उसने किस किस जर्नल में अपने पेपर पब्लिश किए हैं, उसका जो एरिया रहा है वो किस पर्टिकुलर एरिया में फोकस किया है पर्टिकुलर रिसर्चर ने, और पैटर्न्स कितने हैं, और बहुत सारी चीज़ें ये जो हैं आती हैं। लेकिन पब्लिकेशन में इन्होंने ये कहा है कि एसेंशियल क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट की जो पब्लिकेशन रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने कहा कि अगर कोई रेगुलर या कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे कोई फैकल्टी मेंबर है, किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो जो एज लिमिट है या अदर क्राइटेरियाज है उनको फुलफिल करते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको अवार्ड हो जाती है तो उनको जो है वो पर्टिकुलर जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा या लीव ऑफ एब्सेंस वो ले सकते हैं अगर उन्होंने ये पर्टिकुलर फेलोशिप अवेल करनी है। तो ये तो हो गया एसेंशियल। अब आते हैं दोस्तों डिजायरेबल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या हैं। पहले मैं आपको बता चुका कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, यानी जिनका रैंक फर्स्ट 1% में रहे हैं अपने 12th के एग्जाम में, फर्स्ट 1% में रहे हैं IIT JEE के एग्जाम में वो रहे हैं, और उनका फर्स्ट रैंक है पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में, तो ऐसे स्टूडेंट जो है उनको जो है एक्सेप्ट की जाती है उनकी एप्लीकेशन, यानी एक तरह से उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें दो तरह का मोड रहता है, एक डायरेक्ट, एक नॉमिनेशन। डायरेक्ट में जो है वो कैंडिडेट विदाउट एनी नॉमिनेशन जो अप्लाई कर सकता है, वो वेबसाइट में जाके अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे के उसको सारे फॉर्म फिल आउट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। नॉमिनेशन मोड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एजेंसी या एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो कैंडिडेट को नॉमिनेशन लेटर देती है, नॉमिनेट करती है, और फिर उसका जो कैंडिडेशन है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को अगेन फिर से इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी जो है वो स्क्रीन करती है। तो ये जो डायरेक्ट और नॉमिनेशन मोड है वो एक तरह का सेम ही रहता है, बट इसमें जो है नॉमिनेशन मोड में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट करते हैं कि उसमें कहा गया है कि ये पर्टिकुलर होस्ट इंस्टीट्यूशन जो है मुझे नॉमिनेट कर रहा है, या ये पर्टिकुलर एजेंसी या ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो नॉमिनेट कर रहा है। अब वो कौन कौन से एजेंसीज हैं, कौन कौन से लोग हैं जो नॉमिनेट कर सकते हैं, वो है वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, फेलो ऑफ जो है साइंस एकेडमी के जो फेलोज होते हैं वो भी कर सकते हैं, एमिनेंट साइंटिस्ट कर सकते हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं या अब्रॉड में हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं जहां आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, वो आपको नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि मेथड ऑफ सिलेक्शन। कि मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहता है। जब आपने अप्लाई कर लिया, ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक डिसिप्लिन बेस्ड जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, यानी आप एक पर्टिकुलर एरिया में आपने बायोटेक्नोलॉजी में किया या माइक्रोबायोलॉजी में किया या फार्मेसी में किया या इंजीनियरिंग में किया, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कमेटी बनाई जाती है जो डिसिप्लिन बेस्ड कमेटी होती है, वो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन करती है। तो वो देखिए कि आपका प्रोजेक्ट किस पे है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या रिसर्च की है, तो ओवरऑल उसको जज किया जाएगा। ये दोनों के लिए सेम रहता है, डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए, यानी जिसने डायरेक्ट मोड में अप्लाई किया है, नॉमिनेशन मोड वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यही रहता है। तो वो जो कमेटी है वो पूरी तरह से उनको स्क्रीन करेगी। उसके बाद एक एपिक्स लेबल कमेटी होती है, यानी एक एक्सपर्ट, अगेन एक और एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसमें फर्दर उन पर्टिकुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है और रिकमेंडेशन दी जाती है DST को। फिर DST जो है वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो डिसिप्लिन बेस्ड एक्सपर्ट कमेटी है, और दूसरी जो कमेटी एपेक्स लेवल कमेटी जो मैंने आपको बताया वो जो रिकमेंडेशन देगी उसके बेसिस के ऊपर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस रहता है। उसके बाद कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है। अब अमाउंट की मैं बात करूं तो इसमें 1,25,000 रुपए कैंडिडेट को मंथली सैलरी मिलती है, और
7 लाख रुपए जो है वो ग्रांट मनी दी जाती है फ्रॉम डीएसटी एवरी ईयर टिल 5 ईयर। तो 5 साल तक ये फेलोशिप रहेगी। 5 साल तक जितनी भी रिसर्च करनी है, केमिकल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए होती हैं, तो वो जो है 7 लाख रुपए में वो कवर कर सकता है। जो सैलरी के लिए 1,25,000 रुपए पर मंथ उसको दिए जाएंगे कैंडिडेट को। और 5 साल तक ही रहेगी फेलोशिप। 5 साल के बीच में जो है उसको एक अच्छी रिसर्च करनी है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और एक परमानेंट पोजीशन जो है वो उस कैंडिडेट को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप उसके बाद ये फेलोशिप एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि जो होस्ट इंस्टीट्यूट है, होस्ट यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए जो पीएचडी जिसमें कैंडिडेट ने की है, यानी वो सेम यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। अगर पोस्ट डॉक की है, यानी रिसर्च एसोसिएट की जॉब की है या पोस्ट डॉक्टर फेलो की जॉब की है, तो वो होस्ट इंस्टीट्यूशन भी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर करना है तो उसको एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी डिटेल में। और मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि दोस्तों वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को आप रेकमेंड ना करें, क्योंकि वो फिर इस तरह से देखा जाता है कि आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है, आप एक उसी एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो ये जो है नेगेटिव जा सकता है आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों इस पर्टिकुलर फेलोशिप के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ जो है आइडिया मिला होगा कि इंस्पायर फैकल्टी स्कीम क्या है। बेसिकली जो जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट किए इंस्पायर फेलो वो हैं, और दूसरे जो अच्छे स्टूडेंट हैं आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फेलोशिप रहती है। तो इसमें मैं डिज़ायरेबल का आपको बता चुका हूँ, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का आपने पूरी तरह से इसमें ध्यान रखना है। तो उन स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है, उन रिसर्चर को अट्रैक्ट करना है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको सेट करना है इंडिया में, वो अपनी लैब सेट करें और एक बढ़िया रिसर्च जो है इंडियन साइंस के लिए करें, एक इंडियन साइंस को प्रमोट करें। तो इस तरह से जो है ये फैकल्टी स्कीम है। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, कंडीशंस बहुत सारी हैं, इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो अपडेटेड जो नोटिफिकेशन है 2020 की वो आ चुकी है, उसको आप डिटेल में पढ़िए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब इस वीडियो खत्म करने से पहले एक जो क्वेश्चन है वो बार बार इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए पूछा जाता है कि अगर आपको इंस्पायर फैकल्टी स्कीम अवार्ड होती है और एट द सेम टाइम आपको आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए यूरोप में, अमेरिका में, अगर आपको पोस्ट डॉक्टर पोजीशन मिलती है तो क्या चूज करना चाहिए? आपको पोस्ट डॉक्टर करनी चाहिए या इंस्पायर फैकल्टी स्कीम जो है वो आपको अवॉर्ड करनी चाहिए और इंडिया में ही रहना चाहिए? तो इसमें बहुत सारे लोगों के अपने प्रेफरेंस हो सकते हैं, अपने आंसर हो सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मैं किसी एरिया में काम करना चाहती हूँ, अगर मुझे अपने आप को टेक्निकली एडवांस करना है और जो मेरी पोस्ट डॉक्टरल आउटसाइड जो इंडिया है वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी देगी, तो बिना सोचे आप जो है वहाँ जा सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप इस तरह से अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छी लैब ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है डायरेक्ट परमानेंट पोजीशन मिलने के वापस इंडिया में चांस हो जाते हैं, और दूसरे देशों में भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन का मैं कहूँ एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है, बहुत अलग अलग जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए और मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के लिए, तो इंस्पायर फैकल्टी स्कीम है, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है आपको। तो मेरी सजेशन तो यही है कि अगर आपको मिल रही है पोजीशन तो आप उसको लीजिए, आप काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद भी आप जो है अब्रॉड आ सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने ऊपर है, आपको जो ठीक लगता है। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं और डिसाइड आपको करना है कि आपको किस रास्ते जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से सही इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको इंस्पायर फैकल्टी के बारे में पता लगा होगा। आपको मैंने ऑलरेडी सभी कंपोनेंट्स के बारे में बताया है, इंस्पायर के कंपोनेंट के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट है। तो दोस्तों मन लगा के मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपकी पढ़ाई जो है वेस्ट नहीं जाएगी। आप इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी देखते रहिए, उनको अप्लाई करते रहिए। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तब भी आप जो है अप्लाई करते रहिए अलग अलग फेलोशिप के लिए। अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल जाती है तो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है इन चीज़ों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से
जानकारी जो मिली होगी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और मैं इसी तरह से आपके साथ ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करता रहूँगा और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, जहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।